एक ऐसे दुश्मन के बारे में सोचो जो दिखता ही नहीं, एक ऐसा बायोलॉजिकल फैंटम जो इतना छोटा है कि बेहतरीन फिल्टर्स से भी निकल जाता है। एक ऐसी पहेली जिसने साइंटिस्ट को सालों तक परेशान किए रखा। आज हम इसी एंटिटी से पर्दा उठाने वाले हैं। एक ऐसा एजेंट जो बिल्कुल जिंदगी की दहलीज पर खड़ा है। हम बात कर रहे हैं वायरस की। लेकिन यही सवाल तो मुझे हमेशा से फैसिनेट करता है। आखिर एक वायरस सच में लिविंग है या फिर ये सिर्फ लाइफलेस केमिकल्स का एक पैकेट है? बहुत अच्छा सवाल है और इसका जवाब देने के लिए हमें थोड़ा टाइम में पीछे जाना पड़ेगा। हमारी कहानी शुरू होती है लेट 19th सेंचुरी से, जब टबाको के पौधों में एक अजीब बीमारी फैल रही थी। यहीं से हमारी साइंटिफिक डिटेक्टिव स्टोरी की शुरुआत होती है। तो इसकी खोज का रास्ता एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस था। हर साइंटिस्ट अपने से पहले वाले के काम पर आगे बढ़ा और धीरे धीरे उस अनजान दुश्मन के करीब पहुंचता गया जिसे कोई देख नहीं सकता था। हमारी टाइमलाइन शुरू होती है एडोल्फ मायर से। साल था 1886। मायर टोबैको प्लांट्स में इस अजीब मोज़ैक डिजीज पर स्टडी कर रहे थे। उन्होंने देखा कि वो एक बीमार पौधे का रस एक हेल्दी पौधे पर रगड़कर ये बीमारी फैला सकते थे। उन्हें लगा कि इसकी वजह बैक्टीरिया है, तो उन्होंने रस को फिल्टर किया। लेकिन उनका अनुमान गलत था। असली मुजरिम तो बहुत बहुत छोटा था। अगला नंबर आता है डिमिट्री इवानोव्स्की का 1892 में। उन्होंने मेयर के एक्सपेरिमेंट को एक कदम आगे बढ़ाया। उन्होंने एक चैम्बरलैंड पास्टर फिल्टर यूज किया, एक ऐसा पोस्टलीन फिल्टर जो सबसे छोटे बैक्टीरिया को भी रोकने की गारंटी देता था। और फिर भी फिल्टर किया हुआ रस अभी भी इन्फेक्शियस था। वो बिल्कुल कंफ्यूज हो गए। उन्हें लगा कि ये जरूर कोई बैक्टीरियल टॉक्सिन होगा, कोई लिविंग चीज नहीं। और यही हम कहानी के टर्निंग पॉइंट पर आते हैं। 6 साल बाद 1898 में मार्टिनस बेजरिंग ने एक्सपेरिमेंट रिपीट किया, लेकिन उन्होंने एक ब्रिलियंट कंसेप्चुअल लीप लिया। उन्हें एहसास हुआ कि ये कोई टॉक्सिन नहीं है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई कर रहा था। एक टॉक्सिन तो डाइल्यूट हो जाता, लेकिन ये इन्फेक्शियस एजेंट जिंदा पौधे के टिश्यू में और ज्यादा बढ़ रहा था। उन्होंने इसे नाम दिया कंटेजियम विवम फ्लूइडम, यानी एक कंटेजियस लिविंग फ्लूइड। और बस यहीं से वायरस के आइडिया का जन्म हुआ। तो उस अनदेखे मुजरिम को एक नाम मिल गया, एक कॉन्सेप्ट मिल गया। अब वक्त था उसका चेहरा देखने का। आखिर एक वायरस बना किस चीज से होता है? चलो इस इन्वेडर को अनमास्क करते हैं और इसकी एनाटॉमी देखते हैं। ऑफिशियली वायरस की डेफिनेशन ये है, एक सब माइक्रोस्कोपिक इन्फेक्शियस एजेंट जो सिर्फ किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के जिंदा सेल्स के अंदर ही रेप्लिकेट कर सकता है। इस वजह से साइंटिस्ट्स इसे ऑब्लिगेट पैरासाइट कहते हैं। मतलब ये अपनी कॉपीज बनाने और जिंदा रहने के लिए पूरी तरह से एक होस्ट पर निर्भर है। हर वायरस के दिल में, यानी उसके कोर में, उसका जेनेटिक मटेरियल होता है। ये उसका ब्लूप्रिंट है। ये डीएनए हो सकता है, जैसे हमारे सेल्स में होता है, या फिर उसका मॉलिक्यूलर कजन आरएनए। ये होस्ट सेल को हाईजैक करने और उससे जबरदस्ती और वायरसेस बनवाने के कंप्लीट इंस्ट्रक्शंस होते हैं। अब उस कीमती जेनेटिक ब्लूप्रिंट को प्रोटेक्शन तो चाहिए ही ना। वो एक बहुत ही मजबूत प्रोटीन शेल में लिपटा होता है, जिसे कहते हैं कैप्सिड। सोच लो, ये एक सूट ऑफ आर्मर जैसा है जो अंदर के जरूरी इंस्ट्रक्शंस को सेल के बाहर के एनवायरनमेंट से बचाता है। और अगर हम कैप्सिड पर ही जूम इन करें तो हम देखेंगे कि ये कोई एक सॉलिड पीस नहीं है। ये बहुत सारी छोटी रिपीटिंग प्रोटीन सब यूनिट से बना है, जिन्हें कैप्सोमेयर्स कहते हैं। वो माइक्रोस्कोपिक लेगो ब्रिक्स की तरह आपस में जुड़कर एक फाइनल प्रोटेक्टिव शेल बना लेते हैं। कुछ वायरसेस के पास एक और कमाल की ट्रिक होती है। जब वो होस्ट सेल से बाहर निकलते हैं तो वो सेल की ही आउटर मेम्ब्रेन का एक टुकड़ा चुरा लेते हैं और अपने कैप्सिड के चारों तरफ एक लिपिड एनवेलप बना लेते हैं। पता है सबसे फैसिनेटिंग बात क्या है? ये एनवेलप एक इनविजिबिलिटी क्लोक की तरह काम करता है, जो वायरस को होस्ट के इम्यून सिस्टम से छुपने में मदद करता है। तो वायरसेस एनिमल्स और प्लांट्स को इन्फेक्ट करते हैं, लेकिन सबसे छोटे लाइफ फॉर्म्स का क्या? क्या ऐसे वायरसेस भी हैं जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं? बिल्कुल हैं, और वो सबसे कॉम्प्लेक्स और इंटरेस्टिंग वायरसेस में से एक है। उन्हें बैक्टीरियोफेजेस कहते हैं, जिसका मतलब है बैक्टीरिया ईटर्स, और वो बिल्कुल साइंस फिक्शन मूवी से निकले हुए लगते हैं। एक बैक्टीरियोफेज एकदम प्रिसिजन हंटर होता है। वो अपने लंबे टेल फाइबर्स से एक स्पेसिफिक बैक्टीरियम की सरफेस को पकड़ लेता है। फिर बायोमैकेनिक्स का एक बेहतरीन नमूना पेश करते हुए उसकी टेल कॉन्ट्रैक्ट होती है और एक मॉलिक्यूलर सिरिंज की तरह काम करती है, जो बैक्टीरियल वॉल में छेद करके अपना डीएनए सीधे अंदर इंजेक्ट कर देती है और अपना खाली प्रोटीन शेल बाहर ही छोड़ देती है। और यही हमें सीधा तुम्हारे पहले सवाल पर वापस ले आता है। अब जब हम जानते हैं कि एक वायरस कैसे बनता है और कैसे काम करता है, तो चलो उस बड़ी डिबेट पर फिर से नजर डालते हैं। क्या ये जिंदा है?
अब तो मुझे बिल्कुल साफ लग रहा है, इसके पास जेनेटिक मटेरियल है, ये रिप्रोड्यूस करता है और हमारे इम्यून सिस्टम को हराने के लिए इवॉल्व भी होता है। ये जिंदा ही तो है ना? मैं समझ सकता हूँ तुम ऐसा क्यों सोच रही हो और तुम्हारे पॉइंट्स काफ़ी स्ट्रांग हैं, लेकिन ये भी सोचो इसके पास सेल्स नहीं हैं और ये अपनी एनर्जी खुद नहीं बना सकता। एक होस्ट के बाहर ये नमक के दाने जितना बेजान है, अपने आप कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए डिबेट आज भी चलती है और बहुत से साइंटिस्ट वायरस को ऑन द एज ऑफ लाइफ कहते हैं। वाओ, ये माइक्रोस्कोपिक दुनिया का सफर तो काफी कमाल का था। चलो इस अनदेखे दुश्मन के बारे में जो भी की मिशन इंटेल हमने गैदर किया है उसे जल्दी से रिकैप करते हैं। ओके, पहला पॉइंट, वायरसेस शुरुआत में इसलिए मिले क्योंकि वो मिस्टीरियस फिल्टरेबल एजेंट्स थे जो बैक्टीरिया को रोकने वाले फिल्टर्स से भी निकल जाते थे। बिल्कुल सही। और इस केस को क्रैक करने वाले की डिटेक्टिव्स थे इवानोव्स्की और बेजरिंग। और बेसिक वायरस पार्टिकल यानी विरियन बस उसका जेनेटिक मटेरियल डीएनए या आरएनए होता है जो प्रोटीन शेल यानी कैप्सिड के अंदर प्रोटेक्टेड रहता है। प्लस कुछ के पास वो चुराया हुआ लिपिड एनवेलप भी होता है जो इम्यून सिस्टम से छुपने के लिए कैमोफ्लेज का काम करता है। और हम बैक्टीरियोफाइजस को नहीं भूल सकते, वो कॉम्प्लेक्स वायरसेस जो अकेले बैक्टीरिया का शिकार करते हैं। जो हम सबको वापस उसी बड़ी डिबेट पर ले आता है, वो जिंदगी की दहलीज पर खड़े हैं जिनके पास लिविंग और नॉन लिविंग दोनों की खासियतें हैं। वायरस की कहानी साइंटिफिक क्यूरियोसिटी का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। ये दिखाती है कि दुनिया के बारे में सवाल पूछना, भले ही वो ऐसी चीज के बारे में हो जिसे आप देख भी नहीं सकते, आपको कमाल की खोजों तक ले जा सकता है। सोचने वाली बात है ना? ऐसी और कितनी ही पहेलियां होंगी जो बस अगले क्यूरियस माइंड का इंतजार कर रही हैं कि वो आए और उन्हें सुलझाए।